पल्लवी रविंद्र सिंह भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी, कहना है गोविंद सिंह डोटासरा का। हमें न निर्दलियों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी और न ही थर्ड फ्रंट के जीते हुए विधायकों की। कांग्रेस अपने बलबूते सरकार बनाने जा रही है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि कांग्रेस तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं करेगी, बल्कि अपने दम पर सरकार बनाएगी। तो भारी बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस को ना ही निर्दलियों की जरूरत है और ना ही थर्ड फ्रंट से जीते हुए विधायकों की। ये कहना है गोविंद सिंह डोटासरा का। उन्होंने कहा है कि बिना किसी के समर्थन के, बिना किसी के सपोर्ट के कांग्रेस जो है वो सरकार बनाएगी। एक बार फिर से कांग्रेस रिपीट करेगी। तो उनको फैसला लेना है। हम जब पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं तो हम तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं करते। हम दबाने की, कुचलने की, डराने की, इसकी राजनीति कांग्रेस पार्टी कभी नहीं करती है। हमको पूर्ण बहुमत मिल रहा है और उसके बाद में जो लोग साथ जीतेंगे, मान लीजिए अदर्स जो भी बीजेपी या कांग्रेस के अलावा, वो विकास को और गुड गवर्नेंस को वोट करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। एक कड़ी तो आपको लगता है कि वो आपके साथ खड़े होंगे? वो उनके साथ क्यों खड़े होंगे? उनके पास में कोई चेहरा ही नहीं है। उन्होंने चुनाव लड़ा मोदी जी, अमित शाह और नड्डा जी के चेहरे के ऊपर। हमने सामूहिक रूप से हमारे स्टेट लीडरशिप को आगे करके चुनाव लड़ा और हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, राहुल जी है, प्रियंका जी ने, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कैंपेन किया। तो मैं समझता हूं कि हमारे और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। उनकी किसी को पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वो सब खुद ही एक दूसरे के प्रति इतने अविश्वास की खाई उनकी गहरी है कि वो उस खाई में खुद ही गिरने वाले हैं। इसलिए जो भी चुनाव जीत रहे हैं, कुछ भी करें, क्या फर्क पड़ेगा? जोड़ तोड़ पहले भी की थी, उनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए थे। आज भी उनका षड्यंत्र हारेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। राजस्थान की जनता ने बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस को समर्थन और मत दे करके पुनः सरकार बनाने के लिए पूरा आशीर्वाद दिया है, ऐसा मेरा मानना। अभी तो उनको खुद को ही पता नहीं भाई कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि वो उन लोगों ने 5 साल देखा है कि किस प्रकार हमने कांग्रेस से नहीं जीत करके भी जब कांग्रेस का समर्थन दिया तो हमारे सबके विकास के काम हुए हैं, व्यक्तिगत काम भी हुए हैं और गुड गवर्नेंस चली है और अच्छी योजनाएं बनी हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि पूर्ण बहुमत के बाद में भी जो लोग रहेंगे, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, जो भी संख्या राजस्थान की जनता ने मत देकर के दी, वो लोग हमसे जुड़ेंगे, उनसे नहीं जुड़ेंगे। सीएम गहलोत ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हमने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, बीजेपी में सरकार नहीं गिरा पाने की खुन्नस है। ये भड़काने वाली बयानबाजी करते रहते हैं। जनता माई बाप है और इनका फैसला सिर आंखों पर है। राजस्थान जीते हम लोग स्पष्ट बहुमत से, मध्य प्रदेश भी, छत्तीसगढ़ भी और तेलंगाना भी जीत सकते हैं। कल में जाके आगे तेलंगाना बहुत शानदार रोड शो हो रहे हैं। तो पूरे देश के अंदर माहौल बदल रहा है और मोदी जी के जो नेरेटिव है वो फेल हो रहे हैं। मोदी जी के नेरेटिव बन नहीं रहे हैं जो बनाना चाहते थे। उदाहरण राजस्थान है, 5 चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, केंद्रीय मंत्रियों की लाइन लगी हुई थी और यहाँ लोकल नेता गायब थे। जितने मुख्यमंत्री के नाम चल रहे हैं वो तो सब गायब थे, वो कैंपेन कर नहीं पाए। पर नरेंद्र जो बनाने की कोशिश की थी धार्मिक भावना भड़का करके, वो मैं प्रदेशवासियों को धन्यवाद दूंगा कि वो इनके जो टिप्पणियाँ थी उन्हें प्रभावित नहीं हुई। धौलपुर से बड़ी खबर है। मतदान के बाद थमने का नाम नहीं ले रहे झगड़े की वारदातें। आज फिर से एक स्कॉर्पियो गाड़ी पर पथराव किया गया। शादी का सामान लेने के लिए लोगों पर पथराव किया गया। ये लोग जा रहे थे और इसी दौरान पत्थरबाजी हुई। लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने पथराव किया। रास्ते में गाड़ी को पहले रोका गया और फिर पत्थरबाजी की गई। वो मुश्किल जान बचाकर भागे हैं स्कॉर्पियो में सवार लोग। पीड़ितों का आरोप है कि हथियारों के साथ रोककर वारदात को अंजाम दिया गया। चुनावी रंजिश को लेकर की जा रही थी लगातार वारदातें। बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के गांव फुलेपुरा के निवासी हैं पीड़ित। बसेड़ी के रास्ते दिया गया वारदात को अंजाम। लगी थी तो
टिमरी गांव से निकलने के लिए रास्ता था, तो बसेड़ी के लिए हम रास्ते से जा रहे थे, तो बाहर कुछ लड़के मिले। उन्होंने हमको देखा, गाड़ी को देख के कहा था कि भाई देखो माधर चौक ठाकुर जा रहे हैं। तो हमको जाता हुआ देख के गाँव में जब तक अंदर जाके गाड़ी लगा दी। गाड़ी लगाने के बाद हमको रोका गया। रोकने के बाद हमको थोड़ा सा रास्ता मिला तो हम वहाँ से निकले। उन्होंने हम पे हथियारों से फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद हमने नहीं रोकी, गाड़ी को लेके भागे, तो उन्होंने हम पे दांत पत्थरों से हमला किया था। खबर जयपुर से है, जहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बढ़ने की बजाय अब घटने लगी हैं। जयपुर से पहले ही बहुमत को लेकर के इंटरनेशनल डेस्टिनेशन की उड़ानें थीं और अब वो भी कम होने लगी हैं। जयपुर से खाड़ी देशों में अब दुबई और शारजाह के लिए फ्लाइट बची है। मस्कट के लिए बंद हो चुकी हैं और दूसरी जगह अब बैंकॉक यानी सिर्फ 2 देशों के लिए जयपुर एयरपोर्ट से उड़ानें संचालित हो रही हैं। ये फ्लाइट 29 अक्टूबर के बाद से संचालित नहीं हुई। अब दुबई, शारजाह और बैंकॉक के चलते उड़ानें संचालित होंगी। इसमें दुबई के लिए सप्ताह में 5 दिन संचालित होने वाली स्पाइस जेट की उड़ान को सप्ताह में 3 दिन कर दिया गया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें लगातार कम होती जा रही हैं। स्पाइस जेट की उड़ान जो दुबई के लिए सप्ताह में 5 दिन चलती थी, अब उसे 3 दिन कर दिया गया है। मस्कट की ओमान को बंद कर दिया गया है। अब ऐसे में जो लाखों नौजवान प्रदेश से खाड़ी देशों में रोजगार के लिए जाते हैं, उनके सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि अब उन्हें रेगुलर फ्लाइट के लिए दिल्ली की तरफ रुख करना पड़ रहा है। अब वो फ्लाइट जयपुर पर उपलब्ध नहीं है। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। टोंक में एक दूल्हे ने बिना दहेज की शादी की एक मिसाल पेश की। शादी में 1 रुपया और नारियल लेकर दुल्हन को अपने घर लेकर आया। दूल्हे के इस फैसले की चारों ओर तारीफ हो रही। दरअसल इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस में काम करे सुरेंद्र और असिस्टेंट कंजर्वेटर जो रही हैं ऑफ फॉरेस्ट सुलोचना, दोनों ही दहेज के लिए खिलाफ थे। मिली जानकारी के अनुसार जब दोनों परिवारों में रिश्ते की बात शुरू हुई तो लड़के के पिता ने पहले ही कह दिया कि रिश्ते की बात आगे तभी बढ़ेगी जब शादी बिना दहेज की होगी। यह बात सुनकर लड़की वालों ने भी अपने दिल की बात बताई और 1 रुपया नारियल के साथ दोनों में शादी हो गई। देखिए, जब शादी की बात स्टार्ट हुई थी तब घर वालों से मेरी एक ही कंडीशन थी कि मैं बिना दहेज के शादी करूंगी, तभी शादी करूंगी। और जब आगे वालों से बात हुई तो उनका भी बिल्कुल यही मोटिव था। हमें कन्विंस करना ही नहीं पड़ा। एक्चुअली दोनों फैमिलीज ही पहले से ही इस मेंटलिटी के साथ ही थी। इसका सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज तो ये है कि हमें लड़कियों को एम्पावर करना है, उनको एजुकेट करना है, ना कि उनको एज ए बर्डन समझना है, क्योंकि दहेज तो एक तरीके का बर्डन ही है ना, तो उसको ख़त्म करने के मोटिव से ये किया है। चीन में फैल रहे नए वायरस ने दुनिया में परेशानी बढ़ा दी। चीन में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसे में परेशानी मुसीबत का सबब ना बने, इसी को लेकर होमवर्क पहले से ही किया जा रहा। चिकित्सा विभाग ने प्रदेश भर में एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी के बाद कोटा के सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई, जिसमें अस्पतालों की तैयारी और इंतजामों की जांच की गई। चिकित्सा महकमे की तमाम तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता हिमांशु मित्तल ने। कोटा एजुकेशन हब है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं और करीब करीब 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट कोटा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए आते हैं। और फिलहाल जिस सीएससी पर हम हैं वो कोचिंग इलाके में है, कोटा का कोनहाड़ी इलाका, लैंडमार्क सिटी। और यहाँ पर फिलहाल सीएससी पर जो स्वास्थ्य महकमे की जो टीम है वो फिलहाल तमाम जो तैयारियां हैं उनकी जाँच परख जो है वो कर रहे हैं। वार्ड्स का विजिट किया गया है। ऑक्सीजन प्लांट को लेकर के जो डिटेल्स है वो ली जा रही है। जो मशीनरी है, सिस्टम है, वो किस तरह से काम किया जाएगा, स्टाफ जो है वो किस तरह से काम करेगा, इसको लेकर के जो स्वास्थ्य महकमे की जो टीम है वो फिलहाल यहाँ पर अपडेट्स ले रही है। घनश्याम मीणा साहब है जो डिप्टी CMHO है। सर, किस तरह से जो एडवाइजरी है वो मिली और इन सब के बाद में क्या क्या पैमाने हैं जिन पर जो चेकिंग है वो आपने की है? ऐसा है कि भारत सरकार से एडवाइजरी मिली थी स्टेट को, तो स्टेट ने हमारी कल जो सेक्रेटरी मैडम है उन्होंने VC ली थी, डायरेक्टर सर ने, तो उन्होंने कहा था कि भाई अभी ऐसे पैनिक होने की जरूरत नहीं है कोई, हमें पूरे इंडिया को, ना राजस्थान को, ना कोटा को कोई ऐसी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो चाइना में निमोनिया चल रहा है, जिस तरह का निमोनिया, तो हम चाह रहे हैं कि वो चीज़ हमारे यहाँ नहीं आए, और आए तो हम पहले से ही उसमें अलर्ट होके अपनी प्रिपरेशन पूरी कर लें। जी। तो फिलहाल किन किन पैमानों पर आपने जो जांच है वो की है सर? अभी जो हमारी मॉक ड्रिल है, हमें एक जो परफॉर्मा मिला है मॉक ड्रिल का, उसमें जो मॉक ड्रिल का परफॉर्मा दिया है हमें एक्सेल शीट में दिया है, तो उसमें हमें 8-10 पॉइंट बताया उन्होंने कि जो ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ था हमारा वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, तो उसको हमने देख लिया है। जहाँ वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो उसको कम से कम जो भी उसमें डिफेक्ट आ रहा हो, जो कुछ उसमें कमी हो तो उसको ठीक करा लें आप,
तैयारी इसी चीज की हो रही है, मॉक ड्रिल, कि वो चीज को चला के देखेंगे, यही पता कमी जो आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया हो? नहीं, अभी तो नहीं की मैंने। यहाँ का ऑक्सीजन प्लांट भी चालू था और यहाँ पर एक्सरे मशीन जो इन्होंने बोला है वो भी है यहाँ पर। और सारे जो आप देख रहे हैं इस पे कि सारे बेडों पे और आइसोलेशन बेड इनका ऊपर बनाया हुआ है अलग से, और इनका ऑक्सीजन लाइन जो है पूरी डली हुई है। सारे बेड पे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है। आपके पास सिलेंडर सफिशिएंट मात्रा में है। आपके पास जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, जो हमने बैंक भी बनाया हुआ है कि मान लो किसी को ऐसे को गरीब को जो जिसको कि ऑक्सीजन की जरूरत है और हमें ऑक्सीजन घर देनी है, तो हम उसको बैंक बना रखा है। 500 इसलिए भी हो जाता है सर, कोटा जो जिस सीएससी पर आप खड़े हैं लैंडमार्क इलाके में आता है, हजारों की तादाद में स्टूडेंट हैं और ऐसे में जिम्मेदारी और ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो सारी चीजें हम देख रहे हैं। अभी मॉक ड्रिल चालू है हमारी, अभी देख ही रहे हैं हम। सर्दी के इस मौसम में चीन में फैल रही बीमारी को लेकर अजमेर में अलर्ट जारी किया गया। इस अलर्ट के तहत आज संभाग की सबसे बड़ी जेएलएन अस्पताल में डॉक्टर की बैठक आयोजित की गई और मॉक ड्रिल किया गया। सभी डॉक्टर्स ने संभाग की सबसे बड़ी अस्पताल में बेड के साथ ही दवाइयां और ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्थाएं देखी। निरीक्षण के दौरान आई कमियों को दूर करने के साथ ही उन्हें और बेहतर किस तरीके से किया जा सकता है, इसके सभी दिशा निर्देश दिए गए हैं। जानकारी दी है संवाददाता अशोक सिंह भाटी ने। चीन में फैल रहे वायरस को लेकर देश भर में अलर्ट जारी हुआ है। देश भर में अलर्ट के बाद अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में भी आज मॉक ड्रिल की गई है और अस्पताल में किस तरह की बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था है, इसको देखने के लिए तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो भी पहुंच रहे हैं। और कोविड के दौरान किस तरह से हालात ख़राब हुए थे, उन हालातों को ध्यान में रखते हुए तमाम व्यवस्थाएँ यहाँ पर की गई हैं। बेड को सुनिश्चित किया गया है, बेड खाली भी कराए गए हैं, साथ ही जो वैकल्पिक व्यवस्थाएँ हैं वो भी पूर्ण की जा रही है। तो डॉक्टर्स की टीम जो है आज मॉक ड्रिल कर रही है और किस तरह की व्यवस्थाएँ हैं वो देखी जा रही है, कितने बेड खाली हैं, कितनी आवश्यकता है और क्या इस बीमारी से कितना खतरा हो सकता है। तो तमाम व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए आज मॉक ड्रिल की जा रही है। किस तरह की मॉक ड्रिल है और इससे किस तरह से बचा जा सकता है, जो बीमारी है वो कितनी घातक हो सकती है, इसको ध्यान में रखते हुए आज किस तरह की व्यवस्थाएं आपने देखी है और कितने बेड्स खाली रखे। हमने जो प्रारंभिक रूप पे हमने 22 बेड का हमने नीचे बनाया है। इस हमारी जो प्रीफैब वार्ड है ये 98 बेड का है। ये फुल्ली इक्विपाइड है मॉनिटर ऑक्सीजन की सप्लाई से। इसको भी हमने रिजर्व में रखा है। अगर ज़रूरत पड़ी भविष्य के अंदर तो इसके आधा पार्ट हम इसको वार्ड में रखेंगे और आधा पार्ट इसको आईसीयू में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये पूरा हॉस्पिटल से सेपरेट हो जाएगा और आइसोलेशन भी इसमें हो जाएगा, जिससे हम मरीज़ की संख्या बढ़े तो ये मैनेज कर सकते हैं इसके अंदर से। अजमेर से जहां शादी का झांसा देकर रेप का मामला सामने आया है, पीड़ित ने घटना के 3 साल बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता गंज थाना क्षेत्र की रहने वाली है। पीड़िता ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया कि 3 साल पहले दरगाह जियारत के दौरान उसकी मुलाकात इमरान नाम के लड़के से हुई थी और उससे शादी की बात भी की गई थी, जिसके बाद एक दूसरे के नंबर को लेकर बातचीत शुरू होने लगी। इस दौरान उसने कई बार उसे अवैध संबंध बनाए लेकिन शादी नहीं की। शादी को लेकर लगातार इमरान से संपर्क किया गया लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। कर रिपोर्ट दी कि आज से 3 वर्ष पूर्व दरगाह जियारत के दौरान दरगाह में इमरान नामक लड़के से मुलाकात हुई। उसने पूछा कि आप शादीशुदा हो, मैंने मना करा तो उसने कहा मैं आपसे शादी करना चाह रही हूँ और आपस में नंबर ले लिए और बातचीत होती थी। उसके बाद उसने शादी का झांसा देके मेरे कमरे पर आके मेरे साथ गलत काम किया। फिर कुछ समय बाद उसने मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगी। इस प्रकार उसने मेरे साथ धोखाधड़ी की आदि पर उपस्थित थाने होकर रिपोर्ट दी, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। 376 क्लोज टू एन 417 IPC। डूंगरपुर के शिशोद गांव के पास कार को कंटेनर ने टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 3 युवकों की जान चली गई। तीनों मृतक आपस में चचेरे भाई थे। जानकारी के अनुसार तीनों शादी समारोह से घर लौट रहे थे और इसी दौरान कंटेनर ने पीछे से उनकी कार को टक्कर मार दी। कंटेनर कार को घसीटते हुए आगे तक ले गई। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कंटेनर को जब्त कर लिया है। पुलिस फरार चालक की तलाश कर रही है। 3 व्यक्ति जा रहे थे, पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। कार को घसीटते हुए काफी आगे तक ले गया, जिसमें 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। मृतक के नाम है महेश पिता देवचंद नामो, अक्षय कुमार पिता प्रवीण नामो, पंकज पिता राकेश नामो। इस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है।
पाली के इसाली गांव में पिता ने अपनी ही बेटी की गला काटकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पेट्रोल डालकर शव को उसने जला दिया। जानकारी के अनुसार आरोपी पिता 12 साल से अकेला रह रहा था और उसका परिवार बेटे के साथ गुजरात के गांधीनगर में रहता था। आरोपी पिता को शक था कि उसकी बेटी की वजह से उसका परिवार बिखर रहा है। आरोपी अपनी पत्नी से मारपीट करता था और उसी को लेकर उसकी पत्नी बच्चों को लेकर गांधी धाम चली गई थी। तब उसको भनक लगी कि उसकी बेटी गाँव में ही शादी में आई हुई है, तो उसने घटना को अंजाम दिया। डीडवाना का रुख करेंगे, जहां लाडनू तहसील क्षेत्र के बल्दू गांव में आग का कहर देखने को मिला। मंगलवार देर रात को अज्ञात कारण के चलते एक खेत में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मौके पर दमकल टीम भी पहुंची, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। जानकारी के अनुसार किसान को तकरीबन 4 लाख का नुकसान हुआ। और सड़क हादसे में 17 साल का एक युवक जो है वो शिकार हो चुका है। इसका बताया जा रहा है कि अपने रिश्तेदारों का इंतजार करने के लिए सड़क पर खड़े 17 साल के विकास कुमार को पिकअप ने टक्कर मार दी, जिसके कारण वह घायल हो गया है। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूर्ण कर शव परिजनों को सौंप दिया है। एक्सीडेंट हुआ था, ये खड़ा था वहाँ अपने रिश्तेदारों का इंतजार कर रहा था मोटरसाइकिल के पास। उसी दौरान पिकअप वाले इसके टक्कर मारी। जो दिनांक 25/11 को भर्ती हुआ था, कल दिनांक 28/11 को इसकी मृत्यु हो गई। डूंगरपुर के माथुगा मड़ा गांव मार्ग पर सड़क किनारे देसी बम मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे कोतवाली पुलिस ने सड़क किनारे पड़े बम के खोल, बारूद, छर्रों को जब्त किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताते चले कि जांच में भारी मात्रा में छर्रे बिखरे हुए मिले हैं। पुलिस माथुगमडा मार्ग पर दुकानों पर लगे सीसीटीवी खंगाल रही। बाड़मेर के चौहटन में एक कार बेकाबू होकर पलट गई। कार पलटने से 2 लोगों की जान चली गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। जानकारी के अनुसार 33 साल के खबड़ और 55 साल के भीखाराम की मौके पर ही मौत हुई है। सीओ सुखराम विश्नोई और एसएचओ सुरेश विश्नोई मौके पर पहुंचे। घटना चौहटन कस्बे के बाखासर सड़क मार्ग पर कोनरा फांटा के पास की है। तो कार पलटने से 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। बताया जा रहा है कि एक युवक है और एक बुजुर्ग है जिसकी जान गई है। 2 लोग जो बताया जा रहा है कि एक शख्स जो है इसमें गंभीर रूप से घायल भी हुआ है, जिसका इलाज जो है वो किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जैसे ही कार पलटी और इसकी सूचना आसपास के लोगों को लगी, तो चौहटन के लोग जो थे वहां पर पहुंच गए बड़ी संख्या में, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को भी दी गई है। अब पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। जांच इस पूरे मामले की जा रही है कि आखिर किस वजह से कार जो थी वो पलटी थी। इसका कारण तेज गति था या फिर कोई अन्य कारण था। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता प्रेमराम टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रेमराम, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंचे इसमें? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चौहटन के कोनरा रोड के ऊपर एक स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। घायल को चौहटन हॉस्पिटल भेजा गया है। मौके पर पुलिस पहुंची है, गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और घायल की हालत अभी कैसी है? हॉस्पिटल पहुंचा है, उसकी घायल की स्थिति जो है वो स्थिर बताई जा रही है। चौहटन से उसको बाड़मेर रेफर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया प्रेमदान तमाम जानकारी के लिए। और उधर जिले के धरियावर रोड पर देर शाम जो था अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि युवक कन्हैयालाल तेली देर शाम को खाना खाकर घूमने निकला था। इसी दौरान घरियावर रोड पर अज्ञात वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। थाने पर सूचना मिलेगी दरियावद रोड पर आशीर्वाद होटल के पास एक्सीडेंट हो गया है, जिस पर मैंने सही में जाता मौके पर पहुंचा, जहां पर पहुंचने से पहले एम्बुलेंस द्वारा घायल को जिला चिकित्सालय लाया गया और उसका नाम पता मालूम किया तो कन्हैयालाल पिता दौलतराम साहू, उम्र 63 वर्ष, निवासी तिलक नगर प्रतापगढ़, जो शाम को समय घूमने जा रहा था दरियाद रोड पर किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसकी मृत्यु हो गई है। लाश को जिला मोर्चरी में रखाई गई है। आज उसका पीएम करवाया जा रहा है। वाहन की तलाश जारी है।
जिले के नेशनल हाईवे नंबर 8 पर एक निजी बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 2 यात्रियों की जान चली गई, जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हैं। चारभुजा पुलिस के मुताबिक रात को हुआ हादसा। इस दौरान घटना की सूचना पर दिवेर, देवगढ़, चारभुजा और टोल की एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। 15 से ज्यादा घायलों को आरके जिला अस्पताल में लाया गया। घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद उदयपुर रेफर कर दिया गया। राजस्थान में वोटिंग संपन्न हो चुकी है। अब 3 दिसंबर को मतगणना की तैयारी चल रही है। दौसा के पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज में मतगणना होगी। मतगणना को देखते हुए प्रशासन तैयारी में जुटा है और इसके लिए पीजी कॉलेज में मतगणना कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही। मतगणना कर्मियों की यह पहले ट्रेनिंग थी। मतगणना से पहले भी एक बार फिर कर्मियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इधर आज मतगणना कर्मियों के प्रशिक्षण का जायजा लेने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी भी पहुंचे और उन्होंने मतगणना कर्मियों को सावधानी के साथ मतगणना की बारीकियों को समझने की बात कही। झुंझुनू में 2 दिवसीय 34वीं जिला स्तरीय शिक्षक क्रीड़ा और सांस्कृतिक प्रतियोगिता हो रही है। इसी दौरान 10 ब्लॉकों से आए सभी पुरुष शिक्षक वहीं महिला शिक्षिकाओं को प्रतियोगिता में सीधी एंट्री दी गई। प्रतियोगिता का आज देर शाम समापन होगा और इसके बाद सभी खेलों की जिला स्तरीय टीम का चयन होगा। यह टीम राज्य स्तर पर झुंझुनू का प्रतिनिधित्व करेगी। इस प्रतियोगिता को लेकर लोगों में खासा उत्साह। और चलिए इसी के साथ फिलहाल